सुनो, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम क्या बोलता है? लिखते हैं, इस नियम के अनुसार दो अलग अलग तत्व जिस धनात्मक अनुपात में किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं वह आपस में भी उसी अनुपात में सहयोग करेंगे। ठीक है, और 120% गारंटी है कि तुमको इस डेफिनेशन से कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, सुनो तो एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, हाँ भाई, बुक में नहीं है, कुछ और तरीके से डेफिनेशन होगी, है ना, इजी करके रखा है उसको। देखो, हम यहाँ पे कोई दो तत्व लेते हैं जो तीसरे तत्व के साथ में सहयोग करके कुछ तो यौगिक बना रहा है, मतलब दोनों आपस में, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं क्लोरीन, एक क्लोरीन ले लिया, एक ले लिया मैंने हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों क्या, ये इस नियम के अनुसार दो अलग अलग तत्व जिस भारात्मक अनुपात में किसी तीसरे तत्व के साथ सहयोग करते हैं। तो कोई तीसरा तत्व लेते हैं, यहाँ पे सोडियम ले लिया, ठीक है, सोडियम ले लिया, है ना, इसके साथ में सहयोग करते हैं। तो जैसे क्लोरीन अगर सोडियम के साथ सहयोग करेगा तो ये क्या बनाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, और हाइड्रोजन अगर सोडियम के साथ सहयोग करेगा तो क्या बनाएगा वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रेट। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे क्या लिखे पहले कि इस नियम के अनुसार अलग अलग तत्व जिस भारात्मक अनुपात में किसी तीसरे तत्व के से सहयोग करते हैं, ध्यान देना भाई। ठीक है, सहयोग करके अभी इसने क्या करा कि इसके साथ में सहयोग किया है, मतलब सोडियम के साथ में क्लोरीन ने भी सहयोग किया है और हाइड्रोजन के साथ में सोडियम ने, मतलब इन दोनों ने किसी तीसरे तत्व के साथ सहयोग किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनका एटॉमिक मास देखें तो ये हो जाएगा आपका, सोडियम का होता है 35.5, सॉरी 23 होता है सोडियम का। ठीक है, एटॉमिक मास कितना हो सोडियम का 23, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5। ठीक है, ये परमाणु भार है ना, एटॉमिक मास है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो वापिस से सोडियम का 23:1 हाइड्रोजन का। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में सहयोग करेंगे, क्या लिख रहा है, वह आपस में भी उसी अनुपात में सहयोग करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, ये सहयोग करके क्या बनाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे इनका अनुपात क्या रहेगा, 1:5। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, ये जब दूसरे से सहयोग कर रहे थे तब भी इनका अनुपात क्या आ रहा था, 35:1, और यहाँ पे भी वही आ रहा है, आगे पीछे कर लो तो, है ना, 1:35.5। ठीक है, अब एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा कि इस नियम के अनुसार दो अलग अलग तत्व, मतलब अपन यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ में, ठीक है, तत्व जिस भारात्मक अनुपात में किसी तीसरे तत्व के साथ सहयोग करते हैं, मतलब वो तीसरा तत्व कौन सा है आपका, सोडियम है, इसके साथ सहयोग करते हैं तो किस अनुपात में कर रहा है, ये 23:35 और ये 23:1। ठीक है, तो ये किस अनुपात में सहयोग कर रहे हैं, 35:5:1 में कर रहा है। ठीक है, सोडियम के साथ में, तो वह आपस में भी उसी अनुपात में सहयोग करेंगे। क्लियर है क्या अभी? यस सर। ये भी लिखिए। हाँ, ये एग्जाम्पल है ना, ये उतार लेना है।
सुनो, गेल-लुसेक का गैसीय संयोजन का नियम, इसमें क्या बताया है कि जब दो गैसें आपस में सहयोग करती है और सहयोग करके कोई तीसरी गैस बना रही है तो उन सभी गैसों का जो अनुपात होगा ना एक सरल अनुपात होगा, पर इसके लिए शर्त क्या है कि उनके टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होने चाहिए, समान ताप और समान दाब होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अपन ने एक गैस ले ली H2, ठीक है, इसका अपन Cl2 के साथ सहयोग करा रहे हैं तो बन रही है 2HCl। मतलब यहाँ पे H2 का अपन ने एक अणु लिया है, अगर यहाँ पे क्लोरीन का भी अपन ने एक अणु लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अपने को 2 अणु मिल रहा है, किसका? HCl का। अगर इनका अनुपात देखें या अगर इस तरीके से सोचते हैं कि अगर लीटर में बात करते हैं तो एक आयतन अगर मैंने यहाँ पे किसका लिया हुआ है, आयतन समझते हो ना भाई, लीटर में लिया हुआ है, तो एक आयतन अगर मैंने H2 लिया हुआ है, एक आयतन अगर मैंने एक यूनिट आयतन मैंने अगर Cl2 लिया हुआ है तो ये 2 यूनिट आयतन बनेगा यहाँ पे। मतलब इनका जब आप रेशियो निकालोगे, अनुपात निकालोगे तो वो रहेगा 1:1:2, ठीक है, एक सरल अनुपात है, समझ में आया? तो अगर इस नियम के अनुसार इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब दो गैसें आपस में सहयोग करके कोई तीसरी गैस बनाती है तो उनका जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात होगा, पर शर्त क्या रहेगी, कंडीशन क्या रहेगी इसके लिए कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, समान होने चाहिए तीनों के, क्योंकि इनका इफेक्ट होता है गैस पे। गैस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है और प्रेशर का भी होता है। अगर आपने गैस का कोई गैस ली है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे आपने कोई गैस ले ली है और अगर आप यहाँ से हीट करोगे तो यहाँ पे गैस के जो अणु होंगे ना वो दूर दूर हो जाएंगे, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्रेशर में भी अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस के अणु पास पास आ जाएंगे, तो उसका आयतन कम हो जाएगा, ठीक है। तो आयतन पर दोनों का इफेक्ट होता है, गैस टेम्परेचर का और प्रेशर का, इसलिए हम इनको कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, छापो एग्जाम्पल छापो है। बचा रहा हूँ मैं। चलो नेक्स्ट है अपना अवोगाद्रो का नियम, ठीक है। इस नियम में क्या होता है कि अगर आप निश्चित ताप और निश्चित दाब पर समान आयतन पे गैसें लेते हो तो उसमें अणुओं की संख्या भी समान रहेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। यहाँ पे सपोज करते हैं कि मैं समान आयतन मतलब सपोज करो कि यहाँ पे 1 लीटर मैंने H2 गैस ले ली, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 1 लीटर CO2 ले ली और मैंने यहाँ पे कोई सी और हीलियम, नियोन, ऑर्गन कोई सी भी गैस ले ली, यहाँ पे हीलियम गैस ले ली मैंने, ठीक है, वो भी 1 लीटर। तो यहाँ पे गैसें अलग अलग है, पर यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे भी है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है, कांस्टेंट है, निश्चित है। क्या क्या है निश्चित है? निश्चित है ताप और दाब। निश्चित ताप और दाब पर समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होगी। मतलब क्या कि सपोज करते हैं कि यहाँ पे 1 लीटर, मतलब ये आयतन यहाँ पे समान लिया है, यहाँ पे भी 1 लीटर है, यहाँ पे भी 1 लीटर है, यहाँ पे भी 1 लीटर है, दोनों के अंदर अलग अलग गैसें भरी हुई है तीनों के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे मानो कि X अणु है ना, कोई सी भी संख्या हो सकती है, ठीक है, 1 मोल हो सकते हैं, 2 मोल हो सकते हैं, कितना भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 1 लीटर में X अणु है तो यहाँ पे भी 1 लीटर में कितने अणु होंगे? X अणु ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 लीटर में कितने अणु होंगे? X अणु होंगे। मतलब गैस चाहे जो भी हो, पर वहां पे अगर आयतन समान है तो वहां पे अणुओं की संख्या भी समान ही होगी, ठीक है। ठीक है, चलो या इसको पहले लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखा देते हैं।